हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है लक्ष्मण और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए चैप्टर में, यानी कि एक बेहतरीन चैप्टर में। ये है लेक्चर नंबर 1 आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस पार्ट 2 का क्लास 10 का। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे बिल्कुल ही मजेदार तरीके से। सबसे पहले हम थोड़ी बहुत प्यार की बातें कर लेते हैं। मेरा नाम है, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं मैं बता दूं, मेरा नाम है लक्ष्मण चिवनकर और मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 साल पढ़ाया है बिल्कुल ही मजेदार तरीके से। और मैं रेडी हूँ अपना कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बिल्कुल ही आप भी रेडी हो जाइए अपना पेन और कॉपी लेके, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट नोट होते हैं जो आप अपने हाथों से बनाते हो, राइट। तो अपने नोट्स अपने हाथ से बनाने, अभी तो लेक्चर बनाना है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ। और अगर इन बच्चों को थोड़े ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हो तो भाई बच्चा पार्टी आप सभी के लिए पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, जाओ डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड कर लो और वहां से पढ़ लो। बट ये आपको नहीं गलती होगा करना होगा, क्योंकि जो सिंसियर बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी गलती कभी नहीं करते। जो भोंदू बच्चे होते हैं वो जरूर करते हैं, वो ये जरूर करते हैं। और ये चीज डिफरेंस क्रिएट करती है एक टॉपर बच्चे के अंदर और एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर। क्या होता है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, आजकल का समय तो डिजिटल का है, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं और उनको पढ़ लेते हैं। और वो ऊपर ऊपर पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड नहीं होते। और क्या होता है, उनको ऐसा लगता है, उनको भ्रम हो जाता है कि हमारा चैप्टर तो हो गया और हम इस चैप्टर को हवा में उड़ा देंगे। बट भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तुमको इस कोई भी चैप्टर समझने के लिए तुमको उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना होता है। उस चैप्टर के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाले चैप्टर्स में अप्लाई हो रहे होंगे या फिर तुम्हारे हायर क्लासेस में अप्लाई हो रहे होंगे, जैसे कि 11, 12 और आगे ग्रेजुएशन जब तुम करोगे या फिर नीट या फिर जेईई की तैयारी कर रहे होगे, तब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट्स जरूर ही मदद करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हल्के में मत लेना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस चैप्टर को हल्के में लेते हैं। तुम अगर रोड के पर्सपेक्टिव से देखो तो इसका वेटेज जो है वो 3-4 मार्क्स का है, और इसी वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। तो और अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा आने वाले चैप्टर्स के लिए। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए ये चैप्टर जो है वो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाएगा, यानी कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा टॉपिक्स को समझने के लिए। मेरी बात को समझो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना देरी से पढ़ने के लिए। तो इस चैप्टर में तुमको टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तुमको पढ़ना है इस चैप्टर में हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर तुमको सब टॉपिक कितने पढ़ने हैं, 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है वो बेसिक, फिर पढ़ना है तुमको सेंट्रल डोग्मा जिसको हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डोग्मा का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। एंड थर्ड वाली हमको पढ़ना है म्यूटेशन थ्योरी। फिर उसके बाद में हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है इवोल्यूशन। क्या पढ़ना है, सेकंड टॉपिक हमको पढ़ना है इवोल्यूशन, जिसके अंदर हमको पढ़ने हैं 2 सब टॉपिक्स। कौन कौन हैं वो, इवोल्यूशन थ्योरी, एक सेकंड, इवोल्यूशन थ्योरी। देन हमको पढ़ना है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंस, एक सेकंड यार, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, राइट। उसके बाद में हमको पढ़ना है डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। फिर उसके बाद में हमको पढ़ना है लैमार्किज्म, फिर हमको पढ़ना है स्पेशिएशन, फिर हमको पढ़ना है वुमेन इवोल्यूशन, और फाइनली फिर हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट, वुमेन इवोल्यूशन, राइट। अब यहाँ पर एक सब टॉपिक मैंने ऐसा लिखा है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, और उस टॉपिक को पढ़ना, उस सब टॉपिक को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बेसिक में जो बताऊंगा आपको वो आपको हेल्प करेगा सेंट्रल डोग्मा को पढ़ने के लिए और म्यूटेशन थ्योरी को समझने के लिए, ठीक है। अगर तुमको सेंट्रल डोग्मा के ऊपर मास्टरी हासिल करनी है, अगर तुम पिछले 10 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज करोगे, तुम नोटिस करोगे जो सेंट्रल डोग्मा है उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उस सेंट्रल डोग्मा को समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा, तुमको आना चाहिए ये बेसिक जो मैं तुमको बताऊंगा।
उसके बाद में म्यूटेशन थ्योरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा समझ गए तुम, म्यूटेशन थ्योरी को तो 2 सेकंड का काम है समझने के लिए। ठीक है, तो मेरा इसलिए इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, यानी कि हम अपना पहला सब टॉपिक पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज। आज हम कवर करने वाले हैं 3 चीजों को। पहला पढ़ेंगे हम बेसिक, फिर पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा, फिर पढ़ेंगे हम म्यूटेशन थ्योरी। फिर आने वाले लेक्चर्स में यानी लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे इवोल्यूशन, फिर लेक्चर नंबर 3 में हम कवर करेंगे डार्विन थ्योरी, लेमार्किज्म और स्पेसिएशन को, एंड लेक्चर नंबर 4 में हम कवर करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। राइट, ह्यूमन इवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है अब जो अब तो स्टार्ट कर चुके आप लोग पढ़ना, बट जैसे जैसे आप चैप्टर में जाओगे यानी कि एंडिंग में पहुंचोगे तो आप देखोगे कि ह्यूमन इवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थ्योरी और रटना बहुत पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं, ऐसे ऐसे ईयर्स आ जाते हैं कि उनको याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम यूज करेंगे ट्रिक्स और टिप्स को। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख रहे हो क्या? मत लिखो यार, कोई बोलते हैं भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज को पढ़ना। सबसे पहले मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं टू मेक सम स्पेस। तो देखो पहला टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज। अब हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज में हमको एक टर्म दी हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है। हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है। ये क्या है? एक प्रोसेस है। इट्स जिससे क्या है हमारी ग्रामर थोड़ी कमजोर है बच्चों, तो इट्स प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इसकी ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन। ये इसकी डेफिनेशन है। हेरिडिटी की डेफिनेशन हम क्या कहते हैं? एक प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ट्रांसफर की। ये एक प्रोसेस है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है। किसके थ्रू होता है? जीन के थ्रू होता है। राइट, ये हमारी डेफिनेशन कहती है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमको एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं जिसका तुम आंसर दे सकते हो। इतना तो मैं इतना जानता भाई कि तुम आंसर तो दे ही सकते हो, क्योंकि तुम इतने भोंदू बच्चे नहीं हो। यहाँ पर मैं बना देता हूँ डिवाइडर, जिसकी मदद से हम इस साइड का कंटेंट इस साइड के कंटेंट से मैगी बनने से बचा सकते। ठीक है, तो देखो मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? व्हाई वी लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? राइट, मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? छोटा सा सवाल, इसका आंसर मे भी तुम दे सकते हो और तुम बच्चे नहीं दे सकते। तो देखो हम हमारे माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारी मम्मी यानी कि हमारे पापा जो है और जो हमारी मम्मी है, मॉम जो है, उनसे क्या हुआ है? हम बने हैं, यानी कि क्या हुए? हम बने हुए। राइट, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के चाइल्ड, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा की संतान है। राइट, इसलिए हम उनके जैसे दिखते हैं। राइट, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो तुम्हारे पापा के कैरेक्टर्स है और तुम्हारी मॉम के कैरेक्टर्स है, यानी कि तुम्हारे पापा के कैरेक्टर्स और तुम्हारी मम्मी के कैरेक्टर्स तुम्हारे अंदर आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ, इसलिए तुम उनके जैसे दिखते हो। अगर तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स तुम्हारे अंदर नहीं आते तो तुम किसी और की तरह दिखते। राइट, अगर मेरे पापा के कैरेक्टर्स और मेरी मम्मी के कैरेक्टर्स मुझ में नहीं आते तो मैं कुछ अलग ही बन जाता, या मैं एक जानवर बन सकता था, या फिर एक शर्मा अंकल का लड़का बन सकता था। राइट, यही हो सकती थी 2 पॉसिबिलिटीज। राइट, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पापा के और मेरी मम्मी के कैरेक्टर्स समझ में आए हैं, इसलिए मैं उनके जैसा दिखता हूँ। उनके जैसे मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जैसे मेरे बालों का कलर है, उनके जैसे मेरी आंखें दिखती है, मेरी मम्मी की जैसे मेरी आंखें दिखती है, मेरे पापा के जैसा मेरा स्किन टोन है, मेरे पापा की जितनी मेरी हाइट है,
ये सब किसके थ्रू हुआ? क्योंकि उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, मेरे पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर और मेरी मम्मी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर किसके अंदर आ गए हैं? मेरे अंदर आ गए। इसीलिए मैं उनके जैसे लिखता हूँ। क्या हुआ यहाँ? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ। मेरी मम्मी और पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ किसके अंदर? मेरे अंदर हुआ, इसलिए मैं उनके जैसे लिखता हूँ। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? मैं अपने मम्मी पापा जैसे लिखता हूँ बिकॉज हम किसके बने हैं? हम अपनी मम्मी पापा से बने हुए हैं। बिकॉज वी आर मेड अप फ्रॉम our parents gametes, because हम अपने मम्मी पापा के गैमेट्स से बने हुए हैं। राइट, अब गैमेट्स क्या होता है? अब कुछ बच्चे होंगे जिनको गैमेट्स नहीं पता है, तो मैं उसको इधर से एक्सप्लेन करता हूँ, इधर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, ये तुम्हारे पापा है, ये कौन है? तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा के अंदर क्या है? स्पर्म, जिसको हम कहते हैं गैमेट, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, स्पर्म जो है वो गैमेट है। ठीक है, फिर तुम्हारी मॉम है, जिनके अंदर है ओवम, जिसको हम एग भी कहते हैं। ये क्या है? ये भी एक गैमेट है। राइट, स्पर्म और ओवम क्या है? गैमेट है। गैमेट क्या क्या करता है? गैमेट के अंदर होता है जीन। क्या होता है? गैमेट के अंदर होता है जीन। यानी कि जीन मतलब वो क्या बोलते हैं, सूर्य के अंदर जो जीन होता है वो वाला जीन नहीं, ये अलग वाला जीन है। ये जीन क्या कार्य करता है? तुम्हारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि तुम्हारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखता है। ठीक है, ये जीन है। ये क्या होता जीन है? ये क्या कार्य करता है? ये क्या कार्य करता है? इट carries biological character। ये क्या कैरी करता है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कैरी करता है। ठीक है, तो मैंने तुमसे क्या कहा? तुम्हारे पापा के अंदर का स्पर्म और तुम्हारी मम्मी के अंदर का ओवम जो है वो क्या हुआ? फ्यूज हुआ और फिर जाके तुम फाइनली बन गए, यानी कि तुम पैदा हो गए। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब तुम्हारे मम्मी और पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स मिक्स हुए, यानी कि तुम्हारे मम्मी और पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्यूज हुए, तब तुम बने, यानी कि इसलिए तुम उनके जैसे दिखते हो। तो ये जो प्रोसेस हुई, तुम्हारे मम्मी और पापा के अंदर के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स तुम्हारे अंदर आए, ये जो तुम्हारे मम्मी और पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स तुम्हारे अंदर आए, ये क्या हुआ? ये ट्रांसफर हुआ किसका? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का। इसलिए तुम दिखते हो उनके समान। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एंटायर प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। तो यही हमारी डेफिनेशन कहना चाहती है, जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विया जीन, किसके थ्रू हुआ? जीन के थ्रू हुआ। क्यों? क्योंकि जीन जो है वो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कैरी करता है। तो देखो, स्पर्म और ओवम क्या हो गए? गैमेट्स हो गए। गैमेट के अंदर क्या होता है? जीन होता है, जो क्या करता है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर को। तो जो तुम्हारी मम्मी और पापा के अंदर का जो जीन था वो किसके अंदर आ गया? वो तुम्हारे अंदर आ गया, इसलिए तुम उनके जैसे दिखते हो। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ बिकॉज वी आर मेड अप फ्रॉम, क्योंकि हम अपने माता पिता के गैमेट्स से बने हुए हैं, और जिसके कारण उनके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है इसी कारण उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स पास हो चुके हैं हमारे अंदर। राइट, इसलिए हम उनके जैसे दिखते हैं। सिंपल सी बात है। राइट, आई होप आपको हेरिडिटी जो प्रोसेस है या जो हेरिडिटी है, इस टर्म का आपको क्लियरली अंदाजा हो गया कि क्या है। हेरिडिटी सिंपल सी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफर होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, इसके थ्रू जीन के थ्रू होता है। राइट, अब फर्स्ट जनरेशन
कौन हो गई? तुम्हारी मम्मी और पापा हो गए। और सेकंड जनरेशन यानी कि दूसरी जनरेशन कौन सी हो गई? तुम हो गए। यू लिख देते भाई यहाँ, यू, ये हो गए सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन। और ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट जनरेशन। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर कट अच्छे से समझ सकते हैं हम इस साइड में कि हमारी डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाहती है। एक ये हेरिडिटी जो है ये एक प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स की। देखो बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ, इसलिए तुम उनके जैसे देखते हो, राइट? कौन सी जनरेशन से? फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, यानी कि वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हुआ। किसके थ्रू हुआ? जीन के थ्रू हुआ, क्योंकि जो तुम्हारे मम्मी और पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो किसके थ्रू तुम्हारे अंदर आए? जीन के थ्रू जो तुम्हारे अंदर आए, इसीलिए तुम उनके जैसे दिखते हो। और यही हमारी हेरिडिटी की डेफिनेशन कहना जाती है। हेरिडिटी एक प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, किसके थ्रू? जीन के थ्रू। अगर तुमको एग्जाम में पूछे वैसे तो क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए ये डेफिनेशन तुमको पूछी जाएगी कहां पर? तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसलिए तुमको यही डेफिनेशन लेके आनी है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि इससे बेहतर डेफिनेशन तुमको कहीं और नहीं मिलने वाला, राइट? तुम्हारे बुक में भी यही की हुई है, तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे तो तुमको यही चीज मिलेगी, ठीक है? ये बिल्कुल ही कंसाइज और बिल्कुल ही परफेक्ट डेफिनेशन है हेरिडिटी की, ठीक है? और अगर तुमको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ठीक है? आई होप आपको समझ गया होगा कि हेरिडिटी क्या होती है। अब देखो हेरिडिटी जो है, यानी कि हेरिडिटी जो है ये हम पढ़ते हैं वी स्टडी अंडर जेनेटिक्स, ये हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। ये जो हेरिडिटी जो टर्म है वो हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। अभी जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स जो है वो एक साइंस की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर जिसके अंदर हम हेरिडिटी को पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? हम हेरिडिटी को पढ़ते हैं। और ये जो जेनेटिक्स जो है इसकी इजाद यानी कि इसके जो फादर थे, इसके जो फाउंडर थे वो थे जॉन ग्रेगर मेंडल। इनके जो फादर थे वो थे जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है बच्चों? ये समझ गए आप कि जो हमारी हेरिडिटी है उसको हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स और कुछ नहीं, एक साइंस की ब्रांच है जिसका फाउंडर यानी कि जिसके फादर हमारे जॉन ग्रेगर मेंडल साहब है, और जिनकी बदौलत हम ये चैप्टर पढ़ पा रहे हैं। यानी कि हम ये जो हेरिडिटी टर्म है इसकी डिस्कवरी जेनेटिक्स टर्म के अंदर हुई थी, जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर हुई थी, जिसके फादर जो थे वो थे जॉन ग्रेगर मेंडल साहब, राइट? इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, तब तक आप इसको लिख सकते हो, लिख लो भाई फटाक से। तो बच्चों आई होप आप सभी ने लिख चुका होगा कि ये जो मतलब पूरा कंटेंट था आप सभी ने लिख चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमारी हेरिडिटी की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है? हेरिडिटी कुछ नहीं, एक प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसफर होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में। किसके थ्रू होता है? जीन के थ्रू होता है। अब ये जीन क्या होता है? अब ये जीन क्या होता है? अगर हमको जीन को समझना है तो अगर यहां पर मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, नोट, अगर हमको जीन को समझना है सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इसको, डीएनए को। टू अंडरस्टैंड जीन वी नीड टू अंडरस्टैंड डीएनए। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा डीएनए को, तब हम जाके समझ पाएंगे कि ये जीन नाम की खिचड़ी यानी कि जीन नाम की चीज, ये जीन नाम की मूली किस खेत में उगती है, यानी कि जीन नाम का जो शब्द है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा हमको डीएनए, राइट? तो डीएनए जो है वो हमारे किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है, राइट? अब देखो ये हो गया हमारा सेल, ये क्या हो गया? हमारा सेल हो गया। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है, ठीक है? इसके बाहर होता है साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड टाइप का
ये लिक्विड होता है जो हमारे सेल के अंदर भरा होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। ये होता है साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि तुम्हारे जीन भरे हुए होते हैं। अब ये जीन कुछ इस तरीके से भरे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर भरे होते हैं। ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है इसके अंदर होता है, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड भरा हुआ होता है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो तरीके का होता है, मे बी ये आरएनए हो सकता है और मे बी ये डीएनए हो सकता है। ये दो तरीके का न्यूक्लिक एसिड आपके सेल के अंदर पाया जाता है, राइट। अब ये डीएनए और आरएनए यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड है, ये बनता कैसे? ये जो डीएनए और आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये बनता है मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना हुआ होता है एक न्यूक्लिक एसिड, यानी कि वो आरएनए भी हो सकता है और वो डीएनए भी हो सकता है, राइट। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजें मिलकर बनते हैं। कौन कौन है वो देखो जरा यहाँ, कौन हैं? सबसे पहला बनता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। देन हमारा आता है फॉस्फेट, देन हमारा आता है क्या, पेंटोज शुगर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया तुमको, जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, पहला नाइट्रोजन बेस, सेकंड फॉस्फेट एंड थर्ड पेंटोज शुगर। इन तीन चीजों से मिलकर बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं हमारा एक न्यूक्लिक एसिड। वो कौन सा हो सकता है, मे बी आरएनए हो सकता है, मे बी डीएनए हो सकता है, राइट। तो अब देखो नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पायरिमिडीन। ठीक है, तो प्यूरिन जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है एडेनिन एंड दूसरा होता है आपका गुआनिन, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, और हमारा एडेनिन को हम डिनोट करते हैं ए से। और जो हमारे पायरिमिडीन्स होते हैं वो होते हैं तीन तरीके के। पहला होता है थायमिन, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से, सेकंड होता है साइटोसिन एंड थर्ड वन इज, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, एंड थर्ड वन इज यूरासिल, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, ये कुछ दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिसकी मदद से हम बनाते हैं डीएनए और आरएनए। यानी कि डीएनए और आरएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से बनता है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से मिलकर बनता है एक न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो अब देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, यानी कि एडेनिन और गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। देखो किस तरीके से बनाते हैं, ये जो एडेनिन है ये बनाता है पेयर थायमिन के साथ में या फिर यूरासिल के साथ में भी बना सकता है। ठीक है, ये जो गुआनिन है ये बनाता है साइटोसिन के साथ में पेयर, और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की मदद से हम बनाते हैं आरएनए और डीएनए। इतना समझ में आ गया, राइट। अब देखो इस साइड में जाओ, इस साइड का हो गया, अब इस साइड में जाओ। देखो ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। जो आरएनए और डीएनए में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो करता है नाइट्रोजनस बेस। अगर हम समझ लें नाइट्रोजनस बेस को ढंग से, तो हम डिफरेंस कर पाएंगे आरएनए और डीएनए के अंदर। इतना समझ में आएगा। तो मैंने तुमको बताया था नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन, राइट।
ये दो तरीके के हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं। पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन। ठीक है, यहाँ पर होता है थाइमिन, ठीक है, यहाँ पर होता है साइटोसिन एंड थर्ड वन इज यूरासिल। राइट, यहाँ तक हमने पढ़ा था इस साइड में। ठीक है, और मैंने तुमको बताया था, क्या बताया कि एडेनिन और थाइमिन और यूरासिल, ठीक है, ये बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, इसी के साथ में गुआनिन बनाता है साइटोसिन के साथ में पेयर, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। ठीक है, इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। इतना समझ आ गया? अब देखो, अब मैंने तुमको बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरीके के होते हैं। यहाँ पर मैंने बताया तुमको कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरीके के होते हैं। कौन से तरीके के होते हैं? कौन से तरीके के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं। यहाँ पर मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, पहला होता है डीएनए एंड दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? यहाँ पर ब्लैक मार्कर से लिखते तो अच्छी दिखेगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होते हैं इनके फुल फॉर्म्स जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको 11, 12 फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन, फिर तुम जो कोर्स करते हो नीट, जेईई, डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, तब तक ये तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इसको यही याद रखो कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो देखो डीएनए और आरएनए ये होते हैं दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड। इतना समझ में आ गया? ठीक, अब देखो डीएनए जो है का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर जो है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड। ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, फिर होता है हेलिक्स शेप, और क्या है, और ये मिलके बना हुआ होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक, नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना हुआ होता है। और कौन कौन चीज से बना हुआ होता है? यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है डीएनए? पहला होता है अपना नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड होता है अपना फॉस्फेट, एंड थर्ड वन इज पेंटोज शुगर। ठीक है, ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है हमारा एक डीएनए। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिक्स शेप्ड होता है, और वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, यानी कि तीन चीजों से मिलकर बनता है हमारा एक डीएनए। फिर देखो जो आरएनए जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है, आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसका कोई शेप नहीं होता, ये एक रोप की समान होता है, ये एक धागे के समान होता है, जिसको तुम जिस तरीके से बढ़ो, जिस तरीके से शेप बना सकते हो बना लो। ठीक है, इसलिए इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता आरएनए का। ठीक है, ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। फिर ये बनता है किन की चीजों से बना होता है? मेड अप ऑफ किन की चीजों से बना होता है भाई? पहला नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड फॉस्फेट, एंड थर्ड वन इज पेंटोज शुगर। ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है हमारा आरएनए। तो अभी हमने देखा जो हमारा डीएनए है वो भी मिलकर बना हुआ होता है नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से, राइट। और जो हमारा आरएनए भी है वो भी बना हुआ होता है नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से। तो क्या मैं कह सकता हूँ आरएनए और डीएनए सिमिलर होते हैं? ऑब्वियसली बात है, देखो ना भाई,
नाइट्रोजनस इसमें भी है, इसमें भी है, फॉस्फेट इसमें भी है, इसमें भी है, पेंटोस शुगर इसमें भी है और इसमें भी है। जब ये दोनों चीज सेम चीजों से मिलकर बन रही है तो क्या मैं इन दोनों को सिमिलर कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस इसमें भी है, इसमें भी है, फॉस्फेट इसमें भी है, इसमें भी है, पेंटोस शुगर इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या मैं इन दोनों को सिमिलर कह सकता हूँ? नहीं, इन दोनों को सिमिलर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, अभी हम आगे बात करते हैं। देखो ये साइड का लिख के हो गया, लिख लो फटाक से, स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिख लो, लिख लिया। अब देखो इसको हम आगे बात करते हैं। यहाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं तुमको बोला कि डीएनए और आरएनए को मैं सिमिलर कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। क्योंकि डीएनए और यहां ले लेते हैं आरएनए, डीएनए और आरएनए, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस यूज होते हैं, डीएनए इन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, मेड अप ऑफ, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? पहला नाइट्रोजनस बेस, राइट। फिर आता है हमारा पेंटोस फॉस्फेट, यहाँ अच्छे से लिखते हैं, फॉस्फेट। फिर हमारा आता है पेंटोस शुगर, राइट। अब हमारा आरएनए भी किन चीजों से मिलकर बना होता है? पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, फिर आता है हमारा फॉस्फेट, फिर हमारा आता है पेंटोस शुगर। तो हमको कंफ्यूजन क्या हो गई थी? हमने देखा कि जो हमारा डीएनए है वो भी नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर से मिलकर बना हुआ है, हमारा आरएनए भी नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर से बना हुआ है। तो क्या मैं इन दोनों को सिमिलर कह सकता हूँ? तो इसका आंसर होगा बी। हम इन दोनों को सिमिलर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस इसमें यूज होंगे वो इसमें यूज नहीं होंगे। जो नाइट्रोजनस बेस डीएनए में प्रेजेंट होंगे वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होंगे। अब इसका मैं तुमको एक सिंपल से एग्जांपल से क्लियर करता हूं। देखो फॉर एग्जांपल ये खीर है, क्या है? खीर, खीर 1, ये पहली खीर हो गई, ये हो गई तुम्हारी दूसरी खीर 2। अब जो पहली खीर है इसमें यूज किया मैंने मिल्क, ठीक है, इसमें यूज किया मैंने, इसमें भी यूज किया मैंने मिल्क, क्योंकि खीर बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है हमारी दूध। फिर यहां पर यूज किया मैंने, क्या यूज किया? शुगर, यानी कि शक्कर। इसमें भी यूज किया शक्कर, क्योंकि हमको खीर को मीठा बनाना है, क्योंकि खीर जो होती है वो मीठी होती है, इसलिए इसमें भी मैंने शुगर का यूज किया, इसमें भी शुगर का यूज किया। फिर मैंने इसमें डाला है बादाम, फिर इसमें डाला मैंने काजू, ठीक है, इसमें डाला मैंने बादाम और इसमें डाला मैंने काजू। अब खीर नंबर 2 में मैं डालता हूं इसमें किशमिश और डालता हूं, क्या डालता हूं? खजूर। तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों खीर है वो सिमिलर है। अगर मैं इसमें बादाम और काजू किशमिश ना डालूं तो ये दोनों खीर जो है वो सिमिलर है। बट अगर इसमें खीर नंबर 1 में मैं बादाम और काजू डालूं और खीर नंबर 2 में किशमिश और खजूर डालूं तो ये दोनों खीर जो है वो डिफरेंट हो गई, एक दूसरे से अलग हो गई। क्योंकि खीर नंबर 1 जो है उसको मैं कह सकता हूँ बादाम और काजू की खीर बनाई है मैंने, और खीर नंबर 2 को कह सकता हूँ मैंने किशमिश और खजूर की खीर बनाई है। तो ये जो दो खीर है वो अलग अलग है। तो इसी तरीके से हमारा डीएनए और आरएनए अलग होता है। कैसे? बादाम और खजूर, किशमिश, बादाम, काजू, किशमिश और खजूर ये हमारे हो गए नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। मिल्क जो हो गया हमारा फॉस्फेट हो गया, और पेंटोस शुगर जो हो गया वो हमारी हो गई शुगर, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखो नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमारे काजू, बादाम, किशमिश के समान होते हैं। देखो अभी मैंने तुमको बताया नाइट्रोजनस बेस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन। पैरामिडिन्स कौन से होते हैं? थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। तो देखो
जो नाइट्रोजनस बेस यानी कि डीएनए में हम जो नाइट्रोजनस बेस यूज करते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और होता है थाइमिन, राइट। और आरएनए में जो हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन बेस यूज करते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरासिल। आप समझा उनको इसमें डिफरेंस क्या है? देखो इन दोनों में डिफरेंस एक ही चीज का है, वो हो गया थायमिन और यूरासिल का। यानी कि इसमें भी बादाम पड़ा हुआ है, इसमें भी बादाम पड़ा हुआ है, इसमें भी काजू 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 पड़ा है। बस डिफरेंस किसका है? किशमिश का। इसमें किशमिश पड़ी हुई है, इसमें किशमिश नहीं पड़ी हुई है। इसलिए डीएनए और आरएनए डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। यानी कि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एडेनिन है, इसमें भी ग्वानिन है, इसमें भी साइटोसिन है। बट इसमें जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो होता है डीएनए में होता है थायमिन और आरएनए में होता है यूरासिल। इसीलिए हम डीएनए और आरएनए को अलग-अलग न्यूक्लिक एसिड कंसीडर करते हैं। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे से अलग होते हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग होती है, इन दोनों का काम करने का तरीका भी अलग होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो एडेनिन जो है मैंने तुमको बताया था, ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं, राइट। ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगी? एडेनिन जो है वो बनाएगा थायमिन के साथ में पेयर और जो ग्वानिन है वो बनाएगा पेयर साइटोसिन के साथ में। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आरएनए में कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनेगी? एडेनिन जो पेयर बनाएगा वो बनाएगा यूरासिल के साथ में और जो ग्वानिन है वो तो विश्व विख्यात है, वो बनाएगा साइटोसिन के साथ में पेयर। तो डीएनए के अंदर कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनती है? एडेनिन और थायमिन के साथ में पेयर बनती है और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ में पेयर बनती है। और आरएनए के अंदर कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनती है? एडेनिन और यूरासिल की और ग्वानिन और साइटोसिन की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनती है। इतनी बात समझ आ गई? यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं कौन? हमारे नाइट्रोजनस बेस। इसके अंदर डिफरेंस करते हैं डीएनए और आरएनए के अंदर। और जो ये छोटा सा डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है इन दोनों के काम करने के तरीके के अंदर, इन दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। अब देखो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको फटाक से अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो तुम डीएनए का स्ट्रक्चर और इसको डिटेल में समझते हैं। अब देखो ये हो गया तुम्हारा डीएनए, राइट। ये हो गया तुम्हारा डीएनए। अब मैंने तुमको कहा डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है। डबल स्ट्रैंड हो गई, ये तुम्हारी हो गई फर्स्ट स्ट्रैंड और ये हो गई तुम्हारी सेकंड स्ट्रैंड, राइट। ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट स्ट्रैंड और ये हो गई तुम्हारी सेकंड स्ट्रैंड। इसलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं? दो स्ट्रैंड का होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। ये होता है हेलिक्स शेप। अब हेलिक्स शेप का मतलब क्या होता है? हेलिक्स शेप का मतलब होता है, यहां पर मैं लिखता हूं, हेलिक्स शेप का मतलब होता है तुम्हारा ट्विस्टेड लेडर, ट्विस्टेड लेडर शेप का। ट्विस्टेड लेडर से मतलब क्या है मेरा? फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी है सीढ़ी यानी कि लेडर, राइट। अगर मैं इस लेडर को क्या कर लूं? ट्विस्ट कर लूं, यानी कि ये जो तुम्हारी लेडर है इसको अगर मैं ट्विस्ट कर दूं, इसको मैं ये जो तुम्हारी लेडर है इसको अगर मैं ट्विस्ट कर दूं तो इसका शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। इसका शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। अगर मैं इस लेडर को मरोड़ दूं, इस लेडर को ट्विस्ट कर दूं तो क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, यानी कि कौन सा शेप बन जाएगा? हेलिक्स शेप। तो क्या डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिक्स शेप दिख रहा है? राइट। क्या ये डबल स्ट्रैंडेड है? हाँ है। अब डीएनए जो है किन चीजों में बना हुआ होता है? नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर। अब ये किस तरीके से अरेंज होते हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर हम ये तुम्हारा लिख के हो गया ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना क्या हो गया। हाँ अब देखो
डीएनए और आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है जो कि बने हुए होते हैं किसके? डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है जो कि बने हुए होते हैं मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, एक न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से मिलकर बनता है? नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर से। यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ, ये नाइट्रोजन बेस सॉरी न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से मिलकर बनता है? तीन चीजों से। पहला होता है नाइट्रोजन बेस, पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस, देन होता है फॉस्फेट, देन होता है हमारा शुगर। ठीक है, इससे हमारा बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। और फिर मैंने आपको कहा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लिक एसिड, यानी कि वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तुमको तो ये समझ में आ गया है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस कैसे करना है। बट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखो डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं तुमको बताता हूँ एक न्यूक्लियोटाइड कैसे दिखता है। स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड कैसे दिखता है? सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर फॉस्फेट, फिर ले लेते हैं हम यहाँ पर पेंटोस शुगर, यहाँ पर ले लेते हैं शुगर, और यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक नाइट्रोजनस बेस, यानी कि मैं ले लेता हूँ एडेनिन। तो ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके से दिखता है। अब देखो डीएनए जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। मैंने क्या कहा? डीएनए जो है बहुत सारे मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड है। ठीक, मैंने तुमसे कहा डीएनए जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होता है? ये हो गया तुम्हारा फॉस्फेट, ये हो गया तुम्हारा फॉस्फेट, ये हो गया तुम्हारा फॉस्फेट। ठीक, ये होगी तुम्हारी पेंटोस शुगर, ये होगी तुम्हारी पेंटोस शुगर, ये होगी तुम्हारी पेंटोस शुगर। एस 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 पी पी पी। फॉस्फेट को मैं डिनोट कर रहा हूँ पी से, शुगर को मैं डिनोट कर रहा हूँ एस से। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा एक नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एडेनिन, फिर ले लेता हूँ गुआनिन और ले लेता हूँ साइटोसिन। ठीक, ये हो गए तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस। ठीक, अब ये किस तरीके से अरेंज होते हैं और बनाते हैं डीएनए। देखो अब मैंने तुमको बताया था न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। अब फिर मैंने तुमको बताया था कि डीएनए के अंदर एडेनिन यानी कि नाइट्रोजनस बेस क्या बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। अब ये जो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन है ये बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। क्या बनाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ठीक, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया और ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब मैंने तुमको क्या कहा था? एक न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, और इनके अंदर का जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। अब डीएनए के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे बनेंगे? एडेनिन किसके साथ में पेयर बनाएगा? थायमिन के साथ में। एडेनिन ने बनाया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसके साथ में? थायमिन के साथ में, और ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक, फिर गुआनिन पेयर बनाता है किसके साथ में? गुआनिन के साथ में पेयर बनाता है साइटोसिन के साथ में। तो साइटोसिन के साथ में पेयर बनाया और इसने एक बॉन्ड बना दिया यहाँ पर। ठीक, साइटोसिन के साथ में पेयर बना के इसने बना दिया यहाँ पर बॉन्ड। फिर साइटोसिन किसके साथ में पेयर बनाता है? थायमिन के साथ में। सॉरी, साइटोसिन किसके साथ में पेयर बनाता है? गुआनिन के साथ में। तो इसने गुआनिन के साथ में क्या बना लिया? एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बने। ठीक है, और फिर ये जो फॉस्फेट है और ये जो शुगर है वो कुछ एक दूसरे से कनेक्ट हो गए कुछ इस तरीके से।
ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। ये फॉस्फेट कनेक्ट हो गया शुगर से और ये फॉस्फेट कनेक्ट हो गया शुगर से। ठीक, ये कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसको कॉम्प्रेस फॉर्म में देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पर हमारा, एक सेकेंड, हाँ देखिए, ये होगा तुम्हारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा थायमिन, सॉरी ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ। ये होगा तुम्हारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। एडेनिन किसके साथ में पेयर बनाता है? एडेनिन किसके साथ में बनाता है? थायमिन के साथ में। ग्वानिन किसके साथ में पेयर बनाता है? साइटोसिन के साथ में। साइटोसिन किसके साथ में पेयर बनाता है? थायमिन के साथ में। एडेनिन किसके साथ, थायमिन के साथ में पेयर बनाता है? एडेनिन के साथ में। और ऐसे करते करते ये लोग क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये जो है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो एक स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है, ये किसकी बनी हुई है? ये जो स्ट्रैंड है वो बनी हुई है फॉस्फेट और पेंटोज शुगर की, पेंटोज शुगर की बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से एक स्ट्रैंड बनी हुई है, स्ट्रैंड बनी हुई है किसकी? फॉस्फेट और पेंटोज शुगर की, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रहे हैं, यानी कि ये पहली और दूसरी स्ट्रैंड को कौन कनेक्ट कर रहा है? नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू? एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बना के, यानी कि बॉन्ड्स बना के, ठीक है। तो ये जो है, ये प्योरली, ये जो बॉन्ड्स है, ये प्योरली क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, जो कि क्या कर रहा है? विच कनेक्ट फर्स्ट स्ट्रैंड टू सेकेंड, विच कनेक्ट फर्स्ट स्ट्रैंड एंड सेकेंड स्ट्रैंड। यही बात है जो हमको समझ रही थी कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं और क्या करते हैं? एक फर्स्ट स्ट्रैंड को दूसरी स्ट्रैंड से कनेक्ट करते हैं, और इससे हमारा बनता है एक डीएनए की। बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गया कि डीएनए किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से बनता है, और क्यों इसको हम डबल हेलिक्स कहते हैं, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं, और हेलिक्स शेप क्यों कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब वापस से एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। देखो, मैंने तुमको क्या बताया? न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। पहला नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट शुगर और शुगर से मिलकर बने होते हैं, यानी कि तीन चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब मैंने तुमको बताया था न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। देखो यहाँ डबल स्ट्रैंडेड है, फर्स्ट स्ट्रैंड ये होगी, सेकंड स्ट्रैंड ये होगी। हेलिक्स शेप होता है, ट्विस्टेड लेटर समान होता है। अगर मैं लेटर को ट्विस्ट कर दूं तो कुछ इस तरीके का शेप बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हेलिक्स शेप, ठीक है। अब डीएनए जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर। उसी तरीके से जो आरएनए है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और शुगर से बना हुआ होता है। तो फिर यहाँ से हमको एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि क्या हम डीएनए और आरएनए को समान कह सकते हैं? तो इसका आंसर होता है बिग नो। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस यूज होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस यूज होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। ये चार तरीके के हमारे आरएनए और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस यूज करते हैं। अब इनमें एक कॉमन चीज है, वो देखो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन आरएनए और दोनों में डीएनए में बोथ में प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डीएनए और आरएनए में यूरासिल और थायमिन बोथ प्रेजेंट होते हैं, दोनों प्रेजेंट होंगे, तो आपका आंसर होगा बिग नो, ठीक है।
अब देखो, फिर मैंने तुमको बताया एडेनिन और गुआनिन यानी कि क्या बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, कनेक्ट करने के लिए, एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड को कनेक्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर एडेनिन बनाता है थायमिन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और यहाँ पर एक बॉन्ड बना देता है। गुआनिन बनाता है पेयर के साथ में साइटोसिन के साथ में और यहाँ पर एक बॉन्ड बना देता है। और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ में पेयर बनाता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेता है। और ये जो शुगर है फॉस्फेट के साथ में कनेक्ट होकर बनाती है हमारी स्ट्रैंड। क्या बनाती है हमारी स्ट्रैंड। जो सेकंड स्ट्रैंड और ये फर्स्ट स्ट्रैंड है वो किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर की बनी हुई होती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है डीएनए का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए, समझ गए ना भाई, समझ गए। अब बढ़ते हैं आरएनए की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आरएनए की तरफ। लिख लिया क्या, इसको एक बार लिख लो फटाक से। हाँ, तो आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने अब तक लिख लिया होगा। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। एक साइड किसी भी एक साइड पे रफ करते हैं, तो इसको रफ नहीं करते, इसको रफ करते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला भाग रफ करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर आरएनए। किसको समझते हैं भाई, आरएनए। साथ साथ में नोट्स बना बच्चों, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया था लेक्चर स्टार्टिंग में कि इस वर्ड के सबसे बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप अपने हाथों से बनाते हो। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर हम समझते हैं आरएनए। आरएनए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस यही बात हुई थी हमारी, यही बात हुई है कि आरएनए का फुल फॉर्म जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक, और क्या बताया था मैंने, और बताया था मैंने ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ, किन किन चीजों में बना हुआ होता है, ये मेड अप ऑफ होता है नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट एंड बना हुआ होता है पेंटोस शुगर का। राइट, जो नाइट्रोजनस बेस इसमें कौन से यूज होते हैं, अभी मैंने तुमको बताया था आरएनए मिडल होता है नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर का। आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस यूज होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, यहाँ पर मैं लिख दूं नाइट्रोजनस बेस कौन से यूज होंगे, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब मैंने तुमको कहा ये होता है सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि यहाँ पर मैं एक स्ट्रैंड बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने नाइट्रोजनस बेस को पोजीशन दे देता हूँ। और नाइट्रोजनस बेस क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है। फॉर एग्जांपल ये अगर एडेनिन है, ये अगर एडेनिन है, ये अगर गुआनिन है, ये अगर साइटोसिन है, ये अगर थाइमिन है और ये है अगर यूरासिल, तो एडेनिन पेयर बनाएगा किसके साथ में, एडेनिन के साथ में पेयर बनाएगा यूरासिल के साथ में। गुआनिन किसके साथ में पेयर बनाएगा, साइटोसिन के साथ में। साइटोसिन के साथ में पेयर बनाएगा गुआनिन के साथ में। थाइमिन किसके साथ में पेयर बनाएगा, एडेनिन के साथ में। और यूरासिल किसके साथ में पेयर बनाएगा, एडेनिन के साथ में। तो अब तुमको कंफ्यूजन होगा कि सर आपने तो कहा था कि जो आरएनए है वो उसके अंदर थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसके अंदर तो थाइमिन प्रेजेंट है। यहाँ पर तो आपका कॉन्सेप्ट सर आपने तो गलत बता दिए। नहीं बच्चा, यहाँ ध्यान से आरएनए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसने अभी तक पेयर्स नहीं बनाए हैं। पेयर जब बनाएगा तब वो होगा कंप्लीट। तो देखो एडेनिन जो है वो बनाता है किसके साथ में, यूरासिल के साथ में पेयर बनाया। ठीक है, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ में पेयर बनाया, जो साइटोसिन है उसने गुआनिन के साथ में, थाइमिन जो है उसने एडेनिन के साथ में, और एडेनिन जो है उसने गुआनिन के साथ में पेयर बनाया। राइट, तो ये अब हो गया हमारा क्या, आरएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो इससे अब हमको एक बात समझ में आती है कि आरएनए के अंदर थाइमिन भी प्रेजेंट हो सकता है। डीएनए आरएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर थाइमिन भी प्रेजेंट हो सकता है, बट थाइमिन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकता। क्या नहीं कर सकता, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकता। किसके साथ में, यूरासिल के साथ में। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आरएनए के अंदर
आरएनए के अंदर एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में भी पेयर बना सकता है और यूरासिल के साथ में भी पेयर बना सकता है, राइट। क्या मैं ये कह सकता हूँ ओनली, ये सिर्फ होता है आरएनए के अंदर, ये होता है ओनली इन आरएनए, ये सिर्फ होता है आरएनए के अंदर। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में और यूरासिल के साथ में भी पेयर बना सकता है। बट इन द केस अगर कभी ऐसा आता है, इन केस अगर ये आगे बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ पर एडेनिन आता है और ये थाइमिन आता है, तो ये गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये हो जाता है रॉन्ग और ये हो जाता है राइट, ठीक है। यहाँ से ये बनना स्टॉप हो जाता है। तो आरएनए की स्टॉप इस तरीके से, आरएनए बनना स्टॉप एडेनिन और थाइमिन की वजह से होता है। मतलब एडेनिन के साथ में अगर थाइमिन पेयर बनाएगा तो वो डीएनए यानी कि डीएनए नहीं रहेगा, सॉरी आरएनए नहीं रहेगा, वो डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अगर कभी ऐसा आता है थाइमिन के साथ में एडेनिन ज्वाइन हो रहा है, थाइमिन एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना है, बना रहा है, तो क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। बट अगर एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ में पेयर बना रहा है, एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना है, बना रहा है, तो क्या हो गया? वो हो गया आरएनए। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, तो इस कंफ्यूजन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है और ये छोटा सा मिसकंसेप्शन है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लूंगा या फिर अलग लेक्चर के साथ में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसको तुम एक्सेप्शन समझ लो, ये तुम इसको एक्सेप्शन समझ लो, क्योंकि आने वाले हायर स्टैंडर्ड में अगर मैं तुमको समझाने जाऊँ अभी इस चीज़ को, तो ये ले लेगा कम से कम आधा घंटा, और अगर आधा घंटा में इस छोटी सी चीज़ को समझाने के लिए लेके जाओ, तुमको इतना डीप में लेके जाओ, तो ये तुम्हारे सिलेबस से रिलेवेंट भी होगा और तुम्हारा वेस्ट ऑफ द टाइम भी होगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए हम बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको डीएनए और आरएनए जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं हम जीन की तरफ, कि अब ये जीन क्या होता है। मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में, बोला था जीन को समझने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा डीएनए। अब हम डीएनए के साथ साथ आरएनए भी पढ़ चुके हैं और हमारा सेंट्रल डोग्मा पढ़ने का आधा काम तो यही हो चुका है। बस हमको थोड़ी सी एक चीज पढ़नी है, वो है आरएनए को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। आरएनए को हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए हम आरएनए को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद में पढ़ते हैं जीन को। क्या पढ़ते हैं बच्चों? जीन को, या फिर लगाते हैं तड़का इसका सेंट्रल डोग्मा। देखो इसको मैं रख कर रहा हूं यहां से। ये जो अभी मैं चीज तुमको बताऊंगा, ये तुमको सेंट्रल डोग्मा में बहुत हेल्प करेगी, इसमें हेल्प करेगी, सेंट्रल डोग्मा में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखो ध्यान से देखना, इस चीज को तुम रट भी लो ना तो तुम्हारा 100% फायदा होगा, लिख के ले। अब देखो आरएनए जो है, आरएनए जो है इसके 3 टाइप के हैं, ये 3 तरीके का होता है। पहला होता है एमआरएनए, सेकेंड होता है टीआरएनए एंड थर्ड होता है कौन सा? आरएनए। ऐसा होता है, ठीक है। ये 3 तरीके के आरएनए होते हैं। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। इतना समझ में आ गया? इनके फुल फॉर्म्स को लेके कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके नाम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर मुझसे पूछे कि तेरा नाम लक्ष्मण क्यों रखा, तो मैं कैसे बताऊंगा भाई मेरा नाम है, मेरा नाम लक्ष्मण, तो मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता ना। अगर मैंने कोई बच्चा मुझे उठ के पूछता है सर ये एमआरएनए को एमआरएनए क्यों कहते हैं, तो भाई सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, क्योंकि तू ये क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे। अगर मैं तुझसे पूछूं कि तेरा नाम राहुल, रोहित, सावित्रीबाई फुले ये सब क्यों है, तो तू क्या आंसर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसी तरह मैं भी सक्षम नहीं हूं, मैं भी क्या बोलते हैं एबल नहीं हूं कि ये आंसर करने के लिए कि मैं एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए ही क्यों कहता हूं। हां बट ये तुमको समझ सकता हूं, ये फील दिला सकता हूं कि मैसेंजर एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका काम ही कुछ इस तरीके का होता है कि ये चुगलीखोर है सारा। क्या करता है? ये क्या करता है? डीएनए के पास से क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेता है,
डीएनए के पास से इंफॉर्मेशन लेता है और किसको देता है, ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए को क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, सॉरी हाँ, ट्रांसफर आरएनए को क्या देता है, सिग्नल देता है कि भाई ये वाला प्रोटीन लेके आ जा। ये क्या करता है, एमआरएनए क्या करता है, रेसिपी चुराता है। ये रेसिपी चोर है, इसको मैं एक नाम देता हूँ तुम्हारे लिए। एमआरएनए को मैं तुमको देता हूँ एक नाम, रेसिपी थीफ, यानी कि ये एक रेसिपी थीफ है। ये किसकी रेसिपी चुराता है भाई, ये रेसिपी चुराता है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। यानी कि जो तुम्हारा प्रोटीन बनता है तुम्हारे अंदर जो प्रोटीन बनता है, अब ये प्रोटीन किस काम आता है, तुम्हारी बॉडी जो है वो 90% तुम्हारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसलिए हमको डॉक्टर्स जो जिम जाते हैं वो क्या कहते हैं, भाई प्रोटीन लो, प्रोटीन खाओ, क्योंकि प्रोटीन ही तुम्हारी बॉडी का सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है। तुम्हारी बॉडी के अंदर सबसे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन। इसलिए एमआरएनए जो है वो किसकी रेसिपी चुराता है, प्रोटीन की रेसिपी चुराता है। ठीक है, प्रोटीन खाने की रेसिपी चुराता है। ठीक है, तो देखो एमआरएनए जो है उसका काम होता है रेसिपी चुराना, किससे, डीएनए से। किससे, डीएनए से। तो देखो इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। क्या होता है, ये क्या करता है, ये करता है कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, किसके अंदर से, डीएनए के अंदर से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और ये कहां पहुंचाता है, राइबोसोमल आरएनए के पास लेके जाता है और उसको बोलता है, देखो ये सिंपल सी ऊपर समझ लेता हूँ। एमआरएनए जो है वो डीएनए के पास से क्या करता है, रेसिपी चुराता है, रेसिपी चुराता है और जाता है राइबोसोमल आरएनए के पास में। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, सिग्नल भेजता है टीआरएनए को कि भाई ये वाला ये सामान लेके आ जा और फिर हम बनाएंगे प्रोटीन को। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है और बनाता है हमारा प्रोटीन। तो देखो इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये कैरी करता है, ये कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ, इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ, किसकी इंफॉर्मेशन क्या कहता है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू कहां पहुंच जाता है, बताओ कहां पहुंच जाता है, इट कैरीज क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन लिखना गलत हो गया, माय मिस्टेक। यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मुझे मेरा एक काम है, अब बताओ मेरा जो मोटो है वो है बच्चों की तरफ सही नॉलेज देना। अगर यहाँ पर मैं एक भी गलती करूँगी ना, यहाँ पर मैं एक भी गलती करूँगा ना, तो मेरा ये मानना है तो यहाँ पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर करोड़ों बच्चे देख रहे होंगे, राइट, और वो करोड़ों बच्चों के अंदर गलत होने चल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग गलत हो जाएगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसीलिए मैं इसके बीच में बार बार अटक जाता हूँ क्योंकि मेरी ग्रामर थोड़ी सी वीक है, राइट, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी मिस हो जाए। तो देखो इसका फंक्शन क्या होता है मैसेज आ रहने का, ये क्या करता है, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एंड सेंड टू आरएनए टू मेक नहीं सिंथेसाइज प्रोटीन। तो मैंने जैसे तुमको पहले बताया था, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए रेसिपी चोर है। किसकी रेसिपी चुराता है, डीएनए की रेसिपी चुराता है, काहे की प्रोटीन सिंथेसिस की रेसिपी चुराता है, और किसको दे देता है, आरआरएनए को दे देता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एमआरएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, राइट। अब बात करते हैं टीआरएनए। टीआरएनए का जो फंक्शन होता है, टीआरएनए का जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, प्रोवाइड अमीनो
एसिड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अब देखो यहाँ एक बात समझने वाली है कि जो तुम्हारा प्रोटीन जो है उसको बनाना है तो तुमको लगता है अमीनो एसिड। अगर मेरे को बिल्डिंग बनानी है तो मुझे क्या चाहिए, ईंटें चाहिए। अगर मुझे उसी तरह से अगर मुझे प्रोटीन बनाना है तो मुझे चाहिए अमीनो एसिड। अगर प्रोटीन बनना है तो मुझे चाहिए अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड जो सप्लाई करता है, अमीनो एसिड का जो सप्लायर है, यानी कि रेसिपी बनाने के लिए जो सामान ला के देता है वो कौन ला के देता है, टीआरएनए ला के देता है। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर आरएनए। मेरा नाम ट्रांसपोर्टर आरएनए, इसको आप और एक नाम दे देते हैं, टीआरएनए नाम दे देते हैं ट्रांसपोर्टर आरएनए। यानी कि ये आइए मैं ऐसे तुमको मजाक मजाक में नाम दे रहा हूँ, इसको ये मत समझ लेना कि ये टेक्निकल टर्म नहीं, बिल्कुल नहीं टेक्निकल टर्म नहीं है। ये रेड कलर में लिखा है, ये टेक्निकल टर्म नहीं है। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को, तुम्हारे कांसेप्ट को बिल्ड करने के लिए मैंने ये नाम दिया है। ये ट्रांसपोर्टर आरएनए क्या होता है, ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है, सामान को लाना और उसको सही जगह पहुंचाना। तो टीआरएनए भी क्या करता है, सामान यानी कि अमीनो एसिड को लाता है और कहां ले जाकर देता है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसके पास में लिखा के दे देता है। यानी कि किसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए के अंदर। आरआरएनए क्या करता है, ये क्या करता है, एमआरएनए ने जो क्या किया है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाया है। एमआरएनए ने जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाया है उसको रीड करता है। जो एमआरएनए ने जो रेसिपी दी है उसको रीड करता है और उसको सिग्नल भेजता है, इसको ट्रांसपोर्ट यानी कि टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को सिग्नल भेजता है भाई ये सामान लाके दे, और फिर आरआरएनए क्या करता है, उस प्रोटीन को बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए का काम सिंपल सा होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, रीड। ये क्या करता है, एक सेकंड रीड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, रीड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एंड सेंड सिग्नल टू टीआरएनए। ये क्या करता है, टीआरएनए को सिग्नल भेजता है कि भाई मुझे ये सामान लाके दे, सेंड सिग्नल टू मेक प्रोटीन और सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक, इतने बात समझ आ गई। अब ये जो टॉपिक मैंने बताया इसमें मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया। क्यों हड़बड़ाया हूँ, इसका कारण बताता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरा गला सूख गया। तो अब देखो मैं क्यों हड़बड़ाया, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सेंट्रल डॉगमा के लिए। और मैं ये जीरो चांस ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही मैं ये चाहता था कि ये जो टॉपिक है ये तुमको इतनी अच्छे से समझ में आ जाए कि सेंट्रल डॉगमा जो चीज़ है वो तुमको हलवा लगे। अब हम सेंट्रल डॉगमा को जब पढ़ेंगे तब तुमको जो चीज़ें होगी वो होती हुई दिखेगी, तुम उन चीज़ों को इमेजिन कर पाओगे। तुमको मेरे बिना बताए भी तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अब आगे होने वाली क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो वैसे मैंने तुमको बताया आरआरएनए जो है वो 3 तरीके का होता है। सॉरी, आरएनए जो है वो 3 तरीके का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए को हम कहते हैं आरआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए को कहते हैं हम राइबोसोमल आरएनए। सॉरी, तो देखो जैसे कि मैंने कहा एमआरएनए हमारा होता है रेसिपी चोर। ये क्या करता है, रेसिपी चुराता है। किससे, डीएनए से चुराता है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की रेसिपी समझ लो। जेनेटिक इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की रेसिपी चुराता है। किससे, डीएनए से चुराता है और किसको देता है, आरआरएनए को देता है। किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है,
फिर आरआरएनए क्या करता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, वो रेसिपी को रीड करता है और क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए को सिग्नल भेजता है कि भाई मेरे को ये सामान ला के दे, जिसकी मदद से मैं क्या करूंगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करूंगा। और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, जो दी हुई इंफॉर्मेशन है किसके थ्रू, आरएनए के थ्रू, जो लिस्ट दी हुई है उसके हिसाब से अमीनो एसिड सप्लाई करता है। ठीक है, किसको, आरएनए को अमीनो एसिड सप्लाई करता है, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इतनी सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, आई होप आप सभी ने लिख भी चुका होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था जो सिंसियर बच्चा होगा ना वो लिख चुका होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने लिखा मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, फिर हम पढ़ते स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो बच्चा पट्टी आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब यहाँ पे एक छोटी चीज छूट गई थी, वो हो गया था इनका स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे एमआरएनए का स्ट्रक्चर तो बता दिया था, पर टीआरएनए का स्ट्रक्चर नहीं बताया। जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि जो आरएनए जो होता है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, राइट। तो देखो ये भी सिंगल स्ट्रैंड है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड है। जो टीआरएनए होता है उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ एक सेकंड, ये कुछ इस तरीके से नहीं होता है, मुझे देखने की जरूरत पड़ती है भाई, क्योंकि जो डायग्राम्स है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में अगर थोड़ी सी भी डायग्राम इधर उधर कर दो ना तो उसका मीनिंग ही चेंज होता है। ठीक है, जो टीआरएनए होता है वो इस तरीके से दिखता है। देखो यहाँ पर भी एक सिंगल स्ट्रैंड ही है, बस उस वो स्ट्रैंड जो है वो लंबी स्ट्रैंड एक्सटेंड हो गई है इस तरीके से। अगर मैं इस स्ट्रैंड को अगर खोल दूं ना, ये जो स्ट्रैंड को अगर खोल दूं तो ये कुछ इस तरीके से ही हो गई है। बट मैंने तुमको बताया था ये एक पतले धागे के समान होती है, जिसको अगर तुम किसी भी तरीके से मोड़ो तो वो एक नया रूप में देती है, एक नया स्ट्रक्चर ले लेती है। तो टीआरएनए कुछ इस तरीके से दिखता है और राइबोसोमल आरएनए जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पर भी ये सिंगल स्ट्रैंड ही है, बस मैंने क्या किया है, ये एक पतला धागा है उसको मैंने राउंड राउंड कर दिया है, राउंड शेप में कर दिया है। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड ही है, राइट। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका टीआरएनए और ये है आपका आरआरएनए। ठीक, ये समझ में आ गया। इतनी सी चीज थी समझाने के लिए, थोड़ी सी बची थी। अब हम पढ़ते हैं जीन को, क्योंकि अब हमारा डीएनए और आरएनए फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, जीन को। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ सबसे पहले तो। आहा, उस साइड को रहने देते हैं, बाद में फिल करेंगे। अब बात करते हैं जीन। जीन, अब ये जीन क्या होता है, जीन जो है और बहुत बड़ी चीज नहीं होती, इसको मैं स्टार्टिंग में ही बता सकता था बट नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना मेरा काम है। ठीक है, और किस तरीके से करना है वो मुझे पता है। तो देखो जीन जो है ये फ्रेगमेंट होता है, यहां पर इट्स लिखते हैं तो फिर आएगा इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का फ्रेगमेंट होता है विच कैरीज instructions, which carries instructions to synthesize specific type of protein or a particular function। जीन और कुछ नहीं होता, जीन एक छोटा सा सेगमेंट होता है, यानी छोटा सा फ्रेगमेंट होता है किसका, डीएनए का, जो क्या कैरी करता है, इंस्ट्रक्शन कैरी करता है किसका, सिंथेसाइज करने का, प्रोटीन सिंथेसिस का,
एक इंस्ट्रक्शन कैरी करता है या फिर पर्टिकुलर फंक्शन का इंस्ट्रक्शन कैरी करता है कौन? जीन। जीन क्या होता है? फ्रेगमेंट होता है डीएनए का जो कि इंस्ट्रक्शन कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। बस इतनी सी बात है जीन के बारे में। जीन इतनी सी चीज होती है, जीन और कुछ नहीं। जीन एक फ्रेगमेंट होता है डीएनए का, ठीक है। जीन क्या होता है? फ्रेगमेंट होता है डीएनए का जो क्या कैरी करता है? इंस्ट्रक्शन करता है सिंथेसिस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को बनाने का इंस्ट्रक्शन कौन कैरी करता है? जीन। और वो जीन क्या होता है? डीएनए का फ्रेगमेंट होता है। अब देखो डीएनए और जीन में तुमको डिफरेंस बताता हूं। जीन में तुमको डिफरेंस बताता हूं। ये हो गया तुम्हारा डीएनए, क्या हो गया? ये तुम्हारा डीएनए हो गया, राइट। ये हो गया तुम्हारा डीएनए। अब मैं यहां से लेता हूं इसका एक फ्रेगमेंट। क्या ले लेता हूं? इसका एक फ्रेगमेंट। अगर मैं इस भाग को इसके एक छोटे से भाग को काट दूं, यानी कि इस भाग को तोड़ दूं, तो ये बन जाता है हमारा जीन। और ये जो जीन है ये क्या होता है? एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है। ये होता है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या है? एक फ्रेगमेंट है डीएनए का जो कि क्या कैरी करता है? कैरी इंस्ट्रक्शन। इट कैरीज इंस्ट्रक्शंस। ये क्या कैरी करता है? इंस्ट्रक्शंस का। अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकते हैं? देखो ये इंस्ट्रक्शन तुम्हारे आंखों के कलर का भी हो सकता है, राइट। ये क्या हो सकता है? तुम्हारी आंखों का कलर का इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि तुम्हारी आंखों का कलर किस तरीके से होगा। तुम्हारी आंखें लाल होंगी, हरी होंगी, नीली होगी, पीली होगी, किस कलर की तुम्हारी आंखें होगी, ये कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। यानी तुमको मैंने कहा पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन का भी ये इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके के हो सकते हैं? इंस्ट्रक्शन में भी ये कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। आई कलर का भी हो सकता है, तुम्हारे हाइट का भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हारे स्किन टोन का भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हारे अंदर कौन से प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का भी हो सकता है क्या? इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जीन कुछ नहीं होता भाई, सिंपल सी ऊपर समझ लो। जीन फ्रेगमेंट होता है डीएनए का जो कि क्या करता है? इंस्ट्रक्शन कैरी करता है। वो इंस्ट्रक्शन कौन से हो सकते हैं? आई कलर का भी हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है, स्किन टोन का भी हो सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस का हो सकता है और बहुत सारे तरीके का भी हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके का इंस्ट्रक्शन कैरी करता है कौन? जीन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जीन और डीएनए जो है वो क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन कैरी करते हैं, राइट। डीएनए जो है वो क्या कैरी करता है? इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है, क्योंकि अगर जीन जो है वो इंस्ट्रक्शन कैरी कर रहा है, जीन जो है वो इंस्ट्रक्शन कैरी कर रहा है, तो डीएनए भी इंस्ट्रक्शन कैरी करेगा, क्योंकि जीन अगर छोटा सा फ्रेगमेंट ही तो है डीएनए का, छोटा सा फ्रेगमेंट ही तो है डीएनए का। देखो मैं क्या कह रहा हूं, डीएनए जो है वो क्या कैरी करता है? कैरीज इंस्ट्रक्शन। ये भी कैरी इंस्ट्रक्शन करता है। ये क्या डीएनए क्या करता है? इंस्ट्रक्शन कैरी करता है। और जीन जो है वो भी क्या करता है? इंस्ट्रक्शन कैरी करता है। ये भी एक सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गई भाई। इंस्ट्रक्शन, ये भी इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, ये भी इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, राइट। क्यों इंस्ट्रक्शन कैरी करता है? क्योंकि जीन अगर डीएनए क्या होता है, जीन जो है अगर इंस्ट्रक्शन कैरी कर रहा है तो डीएनए भी इंस्ट्रक्शन कैरी करेगा, क्योंकि जीन जो है वो छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? ठीक है। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है डीएनए एंड जीन जो क्या करते हैं? कैरीज इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन।
कोडॉन के रूप में ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन कैरी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक नई टर्म आ गई कोडॉन। सर ये कोडॉन क्या होता है, ये कोडॉन क्या होता है, तो देखो कोडॉन जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। क्या होता है, कोडॉन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को हम कहते हैं कोडॉन। ये किस तरीके से दिखता है मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डीएनए को समझने के लिए। ठीक है, ये होगा तुम्हारा डीएनए। अब यहाँ से मैंने डीएनए को स्प्लिट कर दिया है, ठीक है, तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, अब ये है तुम्हारा डीएनए, डीएनए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जीन, ये हो गया तुम्हारा जीन, राइट। ये एक सेकंड अच्छे से करते हैं ना, थोड़ा तुमको समझ में भी आ जाए, तुम्हारा अच्छे से विजिबल भी हो जाए। तो ये हो गया तुम्हारा जीन और ये हो गया तुम्हारा डीएनए। डीएनए के एक छोटे से फ्रेगमेंट को हम कहते हैं जीन। अब मैंने क्या किया, डीएनए को बीच से फाड़ दिया, डीएनए को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तुमको समझ जाए ये कोडॉन। अब यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइट। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये हो गया फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड हो गया, राइट। ये हो गए 3 न्यूक्लियोटाइड। अब इन तीनों न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, कोडॉन। क्या कहते हैं, कोडॉन। अगर मैं कहूं 3 न्यूक्लियोटाइड जो है बराबर है एक कोडॉन के, तो क्या मैं सही लिख रहा हूं, यस। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, हमारी डेफिनेशन ये कहती है कोडॉन जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कहा जाता है। तो अगर मैं 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, 3 न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करूं एक सीक्वेंस में, तो क्या होगा, मेरा एक कोडॉन बन जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड है उनको क्या मैं कह सकता हूं, एक कोडॉन, राइट। अब जो कोडॉन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कोडॉन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है स्टॉप कोडॉन और दूसरा होता है स्टार्टिंग कोडॉन। स्टार्टिंग कोडॉन, ठीक है। कौन से 2 तरीके के स्टार्ट कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन और स्टार्टिंग कोडॉन। और ये जो स्टॉप कोडॉन और स्टार्टिंग कोडॉन है वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। क्या कहा मैंने, हर एक कोडॉन, ईच कोडॉन क्या करता है, हर एक कोडॉन कैरीज इंफॉर्मेशन each codon carries information of protein synthesis। हर एक कोडॉन इंफॉर्मेशन कैरी करता है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, ये स्टार मार्क वाला पॉइंट है, तो इसको समझ लो, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्या हो गया, थक गया हूँ। तो आज सेंट्रल डोग्मा नहीं पढ़ते, कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे किसको, सेंट्रल डोग्मा को। अब हम सेंट्रल डोग्मा का पूरा बेसिक पढ़ चुके हैं, यानी कि बेसिक हमको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, यानी कि सेंट्रल डोग्मा को समझने के लिए जो चीज़ जरूरी थी वो सब हमने पढ़ चुके हैं। बस मैं तुमको इसका क्विक रिकैप दे देता हूँ जिसको तुम एक ही बारी में अच्छे से समझ लो। देखो मैंने तुमको क्या कहा, जीन क्या होता है, एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है डीएनए का, यानी कि डीएनए और जीन जो है वो क्या कैरी करते हैं, इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में कैरी करते हैं, कोडॉन के फॉर्म में कैरी करते हैं। एक कोडॉन जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बना हुआ होता है, इसलिए मैं कहता हूँ 3 न्यूक्लियोटाइड बराबर एक कोडॉन। एक मतलब कोडॉन जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, स्टॉप कोडॉन और स्टार्टिंग कोडॉन। हर एक कोडॉन क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हर एक कोडॉन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एक्सेप्ट, यहां पर एक पॉइंट छूट गया, एक्सेप्ट
स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन ही ऐसा कोडॉन है जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करता, क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। और जो स्टार्टिंग कोडॉन है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस कब तक स्टार्ट रहेगी, जब तक उसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, और जिस टाइम उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी उस टाइम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, जो स्टॉप कोडॉन है वो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हूँ ईच कोडॉन कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जितने भी स्टार्टिंग कोडॉन हैं वो पूरे के पूरे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनने में मदद करते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, यानी स्टॉप कोडॉन को छोड़ के। इसकी बात समझ में आ गई? बस इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा और म्यूटेशन थ्योरी, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इससे आगे हम करते हैं। ओके, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। जाओ, डिस्क्रिप्शन में डीपीपी मिलेगी और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उन सबको देखो, डाउनलोड करो। और डीपीपी को बच्चों ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे जितने भी 10 साल के पीवाईक्यूज है उन सभी को कंपाइल करके, उनका एनालिसिस करके, उनको एक्सट्रैक्ट करके तुम्हारे लिए आज के टॉपिक पर एकदम जबरदस्त डीपीपी बनाइए, जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा कि पिछले 10 साल में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आने वाले पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। चाहे तो लिख सकते हो, बट लेक्चर को स्टॉप करो।